यमुना कार्यालय में जो साहित्यिक बैठकें हुआ करती थी, उन्हीं में उस युग के अनेक साहित्यिकों से परिचय हुआ। उनमें एक थे हेमेंद्र कुमार। हेमेंद्र कुमार राय, वे यमुना के संपादक जो फणींद्र थे, उनकी सहायता करते थे। हेमेंद्र एक दिन संध्या के समय जब वो रचनाओं का निर्वाचन कर रहे थे तो शरद ने वहां प्रवेश किया। पहले कोई प्रत्यक्ष परिचय तो नहीं था। हेमेंद्र ने दृष्टि उठाकर देखा, नितांत साधारण चेहरे, साधारण दुबली पतली रूप, हृदय और काले रंग का एक व्यक्ति चट्टी पहने और एक बदसूरत देसी कुत्ते के बच्चे को साथ लिए उनके सामने खड़ा है। सिर पर बड़े हुए सूखे बाल, दाढ़ी छोटी और पतली, कपड़े अधमैले। उपेक्षा से उसने पूछा, किसे चाहते हो? फड़ी बाबू को। वो अभी नहीं आए हैं। तब मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ? हेमेंद्र ने सोचा, कोई दफ्तरी है, कुर्सी तो साहित्यकार के लिए है। इसलिए बिना कुछ कहे उन्होंने एक बेंच की ओर इशारा कर दिया। फिर अपना काम करने लगे। काफी देर हो गई। शरद कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता रहा। एक बार वो कुत्ता हेमेंद्र के पास जा पहुंचा और उसकी धोती पकड़ने लगा तो विरक्त होते बोले, छी छी, कार्यालय में देसी कुत्ता। तभी से सहसा फड़ी बाबू वहां प्रवेश किए और शरद को देखकर व्यस्त हो उठे। बोले, एक है शरद बाबू, वहां बेंच पर क्यों बैठे हैं? शरद ने उंगली से हेमेंद्र की ओर इशारा किया और मन मन मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे यहीं बैठने का हुक्म दिया है। फड़ी बाबू बोले, ना ना, ये कुर्सी पर बैठिए। ये क्या हेमेंद्र बाबू, आप शरद बाबू को पहचान नहीं सके? हेमेंद्र ने अप्रतिभ होकर देखा और कहा, क्षमा कीजिए, कैसे पहचानूंगा? मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। सोचा था कोई दफ्तरी होगा। ये सुनकर शरद खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन इसके बाद उन दोनों में गहरी मैत्री हो गई। साहित्यिक बैठकों में दोनों साथ साथ आते जाते, शरद कहानियां कहते, एक दो बार अफीम की बड़ी सी गोली मुंह में डाल लेते थे। भयातुर होकर एक दिन हेमेंद्र ने कहा, ये क्या करते हैं आप? शरद ने कहा, अफीम खाता हूँ। यदि तुम भी सुंदर लिखना चाहते हो तो मेरी तरह अफीम खाओ। हेमेंद्र ने कहा, माफ कीजिएगा भैया से, इस तरह का यदि एक भी गोली खा लूंगा ना तो फिर सुंदर लिखने का समय ही नहीं मिलेगा। खबर पाकर यमदूत दौड़े आएंगे। लेकिन शरद को इस बात की चिंता ही नहीं थी। कभी कभी वो 10-12 घंटे तक बिना थके कहानी कहता रहता था। रात को 2-3 बजे घर लौटता। वो एक बदनाम गली में रहता था। अक्सर हेमेंद्र उसके साथ आते। उस समय रास्ता चलते चलते शरद अपने जीवन की विचित्र कहानी सुनाता रहता। हेमेंद्र अजर से उसकी ओर देखते और सोचते कि कितना सरल प्राण है ये व्यक्ति, कुछ भी तो नहीं छिपाता। शरद ने कहा, हेमेंद्र, ऐसा कोई नशा नहीं जो मैंने नहीं किया हो, ऐसी कोई बुरी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। आज यही सब सोचकर कभी कभी अवाक हो जाता हूँ कि इतना करने पर भी मैंने अपने से हार नहीं मानी। मेरे मन के भीतर का मनुष्य हमेशा ही निर्मुक्त रहा। लेकिन साधारण मनुष्य क्या इतने गहरे बैठ कर किसी के अंदर में झांक पाता है? रंगून की तरह कलकत्ता में भी उसके चारों ओर अपवादों का जाल उठता चला गया। लोगों ने उसे चरित्रहीन, वेश्यागामी, शराबी तक कहा। एक रात तो क्या हुआ, वर्षा के कारण कलकत्ता के सारे रास्ते नदी की तरह छल से भर गए। उस दिन बैठक न हो सकी। 9 बजते बजते सारे जनहीन जनहीन हो गए रास्ते। शरत और हेमंत जब घर लौटे तो सड़क पर घुटने घुटने तक पानी। संयोग बात थी कि एक स्त्री उनके आगे आगे जा रही थी। शरत धीरे धीरे चल रहे थे। जल में जोर से चला ही नहीं जा सकता। इन लोगों ने उस स्त्री की ओर देखा तक नहीं। फिर भी दूसरे दिन दफ्तर में पहुंचते ही पता लगा कि सब जगह यह अफवाह फैली है कि कल रात शरत और हेमंत एक वेश्या के पीछे घूम रहे थे। हेमेंद्र ने सुना तो बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन शरद बहुत क्रोधित हुए। बोला, छी छी, ऐसे हतभागे व्यक्ति भी है कि हमारे नाम के साथ ये बेकार इतना बड़ा अपवाद लगा दिया। मैं बूढ़ा मनुष्य और हेमेंद्र अभी बच्चा, कुछ तो सोचना था। उस समय उसके मुख की भावभंगी देखकर ऐसा लगता था कि अगर अपवाद फैलाने वाला व्यक्ति सामने होता तो उसका अंग भंग हो जाने की काफी संभावना थी। जो व्यक्ति वैश्यालयों में जाकर रहता वो इस अपवाद से इतना परेशान हो, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? इस घटना के वर्णन में अतिरंजना हो सकती, पर यह भी सच है कि अनजाने ही सदाचारी बनने की कामना धीरे धीरे उसके वैरागी मन को घेरती आ रही थी। वह दुसाहसी था, विद्रोही नहीं, इसलिए वह विरोधाभास है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे उनका परिचय हुआ वह थे भारतवर्ष के संपादक स्वनाम धन्य राय बहादुर जलधर सेन। वह स्वयं ही एक मित्र के साथ उससे मिलने यमुना के कार्यालय में आए। फड़ीन ने सरस से उनका परिचय कराने की दृष्टि से कुछ कहना चाहा ही था कि वो बोल उठे, दादा के साथ मेरा परिचय बहुत पुराना है। जलधर सेन चकित होकर बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं। शरद ने कहा, आपको यह तो याद होगा कि कई वर्षों पहले आप कुंतलीन पुरस्कार प्रतियोगिता के निर्णायक थे। उनमें मंदिर नाम की एक गल्प ने प्रथम पारितोषिक पाया था। जलधर सेन बोले, हाँ हाँ था। उसमें लगभग 150 कहानियां आई थी। मंदिर उसमें मुझे सबसे अच्छी लगी थी। मैंने उस पर लिखा था, यदि यह लेखक लिखते रहे तो भविष्य में यशस्वी होगा। लेकिन उस गल्प के लेखक तो भागलपुर के श्रीमान सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय थे। हंसकर शरत ने कहा, वो कहानी मैंने ही लिखी थी, लेकिन अपना नाम देने में संकोच हुआ। इसलिए मामा सुरेंद्र नाथ का नाम दिया था। इसलिए आपके साथ
मेरा परिचय पुराना हुआ ना। जल्दर सेन बोले, यह मेरे लिए कम गौरव की बात नहीं है। मैंने तभी रत्नों को पहचान लिया था और यह भेंट शीघ्र ही प्रगाढ़ स्नेह में बदल गया। शरद के साहित्य सृजन का सबसे अधिक श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को मिल सकता था तो वो यही जलधर सेन था। बहुत दिन बाद स्वयं शरद ने स्वीकार किया, दादा यदि मेरी रचनाओं के लिए इतनी मारामारी ना करते, गुरु के बाद तकाजे पर तकाजे ना करते तो मेरे जैसे आलसी की आधी तो क्या चौथाई रचनाएं भी प्रकाशित नहीं हो पाती। इसी समय वह रविंद्र से भी मिला। वह उनका परम भक्त था और अरविंद भी शरद की प्रतिभा से परिचित हो चुके थे। अभी अभी उन्होंने नई कृति पंडित मोशाय पढ़ी थी। असित कुमार हलदार ने लिखा, मुझे याद है पंडित मोशाय पढ़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने काफ़ी दिनों में इधर उधर की चीज़ें पढ़ना छोड़ दिया, किंतु इस पुस्तक की लेखनी मुझे मरुभूमि में सादुल के समान नजर आती है। बाद में उन्होंने स्वयं ही शरद से मिलने की इच्छा प्रकट की और कलकत्ता वापस लौटने पर एक दिन जब हम लोगों ने उनके सामने सलज शरदचंद्र को उपस्थित किया तो एक अजीब ही दृश्य उपस्थित हो गया। कोई नहीं जानता कि उस प्रथम भेंट में गुरु शिष्य में क्या बात हुई होगी। कवि गुरु के गर्मा में रूप, गौर वर्ण, लंबी दाढ़ी, ढीले ढाले वस्त्र और पहली वाणी की कार्यकुशली उन्हें निश्चय ही किसी एक लोक का प्राणी समझा होगा। उनके इस रूप को लेकर वह जीवन भर विस्मित रहा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी 3 कहानियां रामेर सुमति, पथ निर्देश और सिंदूर छेले तथा उपन्यास विराज बहू के प्रकाशन को सर्वाधिकार हरिदास चट्टोपाध्याय को बेच दिया। इन दोनों पुस्तकों के लिए कुल 300 रुपये उससे मिले थे, लेकिन तत्कालीन दृष्टि से वो सौदा कोई बुरा नहीं था। इसी समय फणींद्र के माध्यम से उसने अपनी परिणता पंडित जी चंद्रनाथ काशीनाथ नारिकामूल और चरित्रहीन के प्रकाशन का अधिकार एमसी सरकार एंड सन्स को दे दिया। यह अधिकार केवल एक संस्करण के लिए था। फणींद्र शरद की रचनाएं स्वयं प्रकाशित करना चाहता था, पर वे इस स्थिति में नहीं थे और शरद को रुपए की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सुधीर चंद सरकार से आग्रह किया। सरकार ने शरद की 200 रुपये अग्रिम दिए। इस आग्रह के पीछे फणींद्र का उद्देश्य यही था कि शरद किसी भी प्रकार यमुना से अलग न हो। इन रचनाओं में से बिंदु का लल्ला और अन्य कहानियां पंडिता और पंडित जी का प्रकाशन शरद के कलकत्ता प्रवास के दौरान हुआ। विराज बहू का प्रकाशन यहाँ आने से पूर्व हो चुका था। निष्कृत अंधेरा और प्रकाश, मझली दीदी, दर्पचूर्ण, इस नई पुरानी रचनाओं का प्रकाशन काल भी यही रहा। यमुना शरद को पैसे नहीं दे सकती थी, वे मिल सकते थे भारतवर्ष से ही। इसके अतिरिक्त वहाँ उनके परम मित्र परम भट्ट थे। नए संपादक जलधर सेन भी उसे बहुत प्यार करते थे। भारतवर्ष का पूरा दल ही उनका प्रशंसक था। फड़ीन सब कुछ समझते थे और डरते भी थे, इसलिए तो उन्होंने शरद को यमुना के संपादक के पद पर प्रतिष्ठित किया। उसमें बकायदा ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। यमुना के पाठक ये सुनकर खुश हुए कि सुप्रसिद्ध औपन्यासिक और गल्प लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय महोदय वर्तमान मास से यमुना के संपादन में योगदान देंगे। यमुना के पाठक शरद बाबू से यथेष्ट परिचित, इसलिए परिचित का फिर से परिचय देना अनावश्यक है। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ, उन पर प्रयत्नों का भी कोई लाभ नहीं हुआ जो फड़ीन ने उसे रोक रखने के लिए किया। बड़े चाव से शरद के मना करने पर भी उन्होंने बड़ी दीदी पुस्तक के रूप में प्रकाशित की थी। तब शरद ने लिखा था, तुम्हारी भेजी बड़ी दीदी मिली, बुरी नहीं है, फिर भी यह बचपन की रचनाएं ना छापते तो अच्छा होता। इस रूप में आने वाली उनकी प्रथम रचना थी, लेकिन जैसा चाहते थे वैसी बिक्री नहीं हो पाई। 8 आने मूल्य रखकर वर्ष में 400 प्रतियां भी नहीं बेच पाए। घर घर जाते थे, परंतु शायद उस समय के पाठकों के दृष्टि में वो पुस्तक चरित्रहीन के समान अश्लील मानी गई। इधर यही स्थिति थी, उधर शरद के उन मित्रों ने जो सदा इस बात का प्रयत्न करते रहते कि यमुना से उसके संबंध टूट जाए, उसको बताया कि फड़िंद उस पुस्तक से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। शरद ने इस बात पर विश्वास कर लिया। इस विश्वास का एक कारण भी था। गुरदास की दुकान से उसकी दूसरी पुस्तकों की अच्छी बिक्री भी रही। एक दिन वह यमुना के कार्यालय में पहुंचा तो फड़िंद वहां पर नहीं थे। उनके एक संबंधी बैठे हुए थे। शरद ने उनसे कहा, बड़ी दीदी की सब प्रतियां मुझे दे दो, वे मेरी हैं। संबंधी ने उत्तर दिया, पुस्तकें अलमारी में बंद है, चाबी मेरे पास नहीं, वे आवेंगे तो उनसे कहकर आप पुस्तक ले जा सकते हैं। शरद बहुत उद्विग्न था, कहा, मैं और राह नहीं देख सकता, चाबी नहीं है तो मैं कील से ताला खोल कर ले जाऊंगा। और उसने कील से अलमारी का ताला खोल डाला, फिर सब प्रतियां कुली के सिर पर रखवा ली। फड़ीन ने लौटकर जब ये समाचार सुना तो बहुत दुखी हुआ। उन्होंने उसी संध्या को सौरीन मोहन से इस घटना की चर्चा की। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने शरद को बुलाकर कहा, जानते हो जो कुछ तुमने किया है वो अपराध है, चोरी है। पुस्तक फड़ीन ने अपने खर्चे से छापी है, वह उसकी संपत्ति है। अगर वह कचहरी में जाए तो तुम्हें हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तुमने फड़ी से कहा क्यों नहीं? चाहने पर वह तुम्हें रुपए दे सकता था, इस बात के लिए वो हमेशा तैयार था। तुम तो उसके घर के व्यक्ति की तरह थे, तुम्हारे लिए उसने क्या नहीं किया। इस प्रकार समझाने पर शरद ने अनुभव किया कि वो सचमुच गलती कर बैठा और बहुत लज्जित हुआ, लेकिन इसके बाद भी यमुना से उसके संबंध नहीं बन सके। वो अब केवल भारतवर्ष के ही लिए लिखने लगा। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या उसके जीवन के साथ जुड़े अनेक प्रवादों की तरह ये घटना भी एक प्रवाद ही नहीं है? फड़ीन से उसने एक पैसा नहीं लिया और उसकी रचनाओं के कारण यमुना की ग्राहक संख्या भी 200 से 2000 तक हो गई थी। जो गरीबों को देखकर पिघल उठता था। पैसे से जिसे कभी मोह नहीं रहा, वो इस प्रकार चोरी से पुस्तक उठा लाएगा।
सच्चा विश्वास नहीं होता, पैसे से उसे खरीदना संभव था। एक दिन उसने प्रमोद से स्पष्ट कहा था कि पूरा कलकत्ता भी उसे नहीं खरीद सकता, तुम्हारा परिवार तो छोटा सा है। शरद को प्रकाश में लाने का सबसे अधिक श्रेय किसी को था तो फड़िंद को है। ये बात निस्संदेह सही है। बड़े गर्व के साथ एक दिन फड़िंद ने कहा था, शरद को पहचाना बहुतेरों ने, पर स्वीकृति देने का साहस कोई नहीं कर सका। साहित्य संपादक समाजपति ने चरित्रहीन की प्रशंसा की, पर उसे अपने पत्र में छापने का तो साहस नहीं किए। नारी का मूल्य कोई भी नारी के नाम से छापने के लिए तैयार नहीं था। मैंने छापा, मुझे कितनी गालियां मिली, पर मैं नहीं डरा। तब क्या यमुना से संबंध विच्छेद को लेकर केवल शरद ही दोषी था? क्या केवल मित्र के प्रेम और पैसे से सुविधा के कारण ही वह भारतवर्ष की ओर खींचा? निस्संदेह ये प्रबल कारण थे। बर्मा से उनका मन ऊब गया था। बंगाल लौटने पर पैसे की आवश्यकता तो होनी ही थी, उसके लिए शरद को दोष नहीं दिया जा सकता, परंतु इन सब कारणों के अलावा एक और भी कारण था, और वह कम महत्वपूर्ण नहीं था। फड़िंद का स्वभाव बहुत शंकाशील था। बार बार विश्वास दिलाने पर भी उन्हें चिंता लगी रहती कि भारतवर्ष के रहते वह उनके छोटे पद में नहीं लिख सकेगा। चिंता का होना स्वाभाविक था, पर वह सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। अगले वर्ष रंगून से लिखे एक पत्र में एक विच्छेद के बारे में शरद ने जो कुछ कहा वह भी फड़िंद के पक्ष में नहीं। यमुना आजकल अच्छी कैसे चलती? फड़ी ने पुस्तक जारी की। वो कहता है कि मैंने आपकी एक कहानी 30-40 बार पढ़कर जवानी याद कर ली है। आपकी रचनाएं मेरा आदर्श है। इतनी गुरु भक्ति पर एक प्रति पुस्तक नहीं भेजी। मैंने उसकी सभी रचनाएं पढ़ी और वे कैसी हैं ये मुझसे अधिक कौन जानता है। नाना कार्डो से मैंने उसे कोई संबंध नहीं रखा। बहुत दिन बाद फड़िंद ने कहा, प्रत्येक मिलन का एक उद्देश्य होता है। शरद यमुना मिल का उद्देश्य सिद्ध हो गया। अब यदि मथुरा के राज सिंहासन का आह्वान पाकर इससे ब्रजधाम को छोड़ दिया जाए, तो मर्मांतक वेदना पाकर भी ब्रजवासी अभियोग नहीं करेंगे। रूपक न सही हो, उद्देश्य की बात निश्चित रूप से सही है। अचानक तार आ जाने के कारण शरद को छुट्टी समाप्त होने से पहले ही अकेले रंगून लौट जाना पड़ा। ऐसा लगता है कि आते ही उसने अपनी प्रसिद्ध रचना पल्ली समाज पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन गृहिणी के ना रहने के कारण उसे बहुत असुविधा होती थी, इसलिए कुछ ही दिन बाद उसने प्रमोद को लिखा, चाहता हूँ इनको भेज ही दूँ। मेरा काम नहीं चल रहा है। इनकी तो भूख प्यास और नींद सब बंद हो गई है। इनके ना आने से लिखना नहीं हो सकता। मैं इसमें नहीं होता, सब देखना चाहते हैं, इसलिए ये सब उत्पात होता है। मैंने जिस हालात में बहुत लिखा, ठीक वैसी हालात ना होने पर कुछ नहीं होता। वो अपने पात्र और घटनाएं किस प्रकार वास्तविक जीवन से लेता था, पल्ली समाज इसका एक उदाहरण था। इसमें सौदा और प्रायश्चित की घटनाएं आती। उन दिनों बंगाल में दमे आदि कई रोगों के रोगियों का प्रायश्चित कराने की प्रथा थी। उसी की चर्चा करते हुए उपन्यास का एक पात्र गोपाल सरकार रमेश से कहता है, इस लड़के के बाप द्वारा चक्रवर्ती 6 महीने से दमे की बीमारी के कारण खाट पर पड़ा था। आज सवेरे वे मर गए। उनका प्रायश्चित नहीं हुआ, इसलिए कोई उनकी लाश नहीं छूना चाहता। इस समय वो करना बहुत आवश्यक है। कामिनी की माँ 6 महीने से बराबर इस गरीब ब्राह्मण परिवार की सहायता करती आ रही है, और इसी में वो अपना सर्वस्व लगा चुकी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह इस लड़के को लेकर आपके पास आई है। रमेश ने कुछ देर तक चुप रहकर पूछा, अब तो 2 बज रहे हैं, अगर प्रायश्चित ना हो तो क्या मुर्दा पड़ा ही रहेगा? सरकार ने हंसकर कहा, बाबूजी और उपाय ही क्या है, सास के विरुद्ध तो काम हो ही नहीं सकता। और फिर इसमें गांव के लोग का क्या ही दोष? जो हो मुर्दा पड़ा रहेगा। जिस तरह से हो, इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा। इसलिए तो कामनी की माँ और कहीं भी गई थी। लड़के ने मुट्ठी खोलकर एक चवन्नी और 4 पैसे दिखाकर कामनी की माँ ने कहा, रवन्नी तो मुखर्जी के यहाँ से मिली है और 4 पैसे हलदार ने दिए हैं, लेकिन 9 चौनियों से कम में तो काम चल ही नहीं सकता। इसलिए बाबूजी अगर रमेश ने जल्दी से कहा, अच्छा तुम लोग घर जाओ, अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी इंतजाम करके आदमियाँ भेजता हूँ। इस घटना का चित्रण करते समय शरद को अपने एक नाना महेंद्र नाथ की मृत्यु की याद आ गई। बहुत वर्ष पहले जगन्नाथी पूजा के अवसर पर जब ब्राह्मणों को परोसने के लिए नाना के घर गए थे, तब मुखिया की आपत्ति करने पर इन्हीं नाना ने उसे रोक दिया था। इन्हीं की मृत्यु पर ब्राह्मणों ने हंगामा कर दिया था। वे बीमार थे, ज्वर के साथ रक्त उभरता था। कविराज ने बताया, रक्त पित्त है। पुरातन पंथियों के मुखिया लोग खूब आने जाने, हालात निरंतर खराब होती जा रही। तभी एक दिन मुखियाओं में से कोई आया उनका संदेश, जल्दी से प्रायश्चित कर डालो, नहीं तो सौदाग के समय मुसीबत होगा। कैसी मुसीबत? रोगी की रक्त उभरते हैं ना, इसे कोई छुएगा नहीं। घर में चारों ओर मौत की छाया मंडरा रही थी। सभी दुखी थे। इस बात पर किसी बड़े ने कान नहीं दिया। फिर भी कानाफूसी होती रही। महेंद्रनाथ ठीक नहीं हो सका। अष्टमी को उसकी मृत्यु हो गई। विपक्षी दल शायद यही चाहता था कि उसकी खुशी का ठिकाना न रहे। अष्टमी के दिन प्रायश्चित की व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए सौ पड़ा रहा। मुखियाओं ने अपने अपने घर जाकर एक फतवा जारी कर दिया। फलस्वरूप सौदा के लिए लोगों को ढूंढना एक समस्या हो गई। शमशान भूमि वहां से 3.5 मील दूर। रास्ता भी सुगम नहीं था। गांगुली परिवार मुसीबत में पड़ गया, लेकिन शरद के छोटे नाना अघोरनाथ
साहसी व्यक्ति उन्होंने कहा, हिंदू शास्त्र तो कामधेनु है, जो चाहोगे वही मिलेगा। नाना मुनियों के नाना मत हैं, डरी नहीं, व्यवस्था निश्चित ही होगी। और अंत में व्यवस्था हुई। तर्करत्न महोदय ने कहा, वो शाला काव्य तीर्थ, वो न्याय क्या जाने, उनको हर्ष और दीर्घ का ज्ञान तो है नहीं। अष्टमी चतुर्दशी शनिवार और मंगलवार को जीवित देखा प्रायश्चित नहीं होता। मुद्दे को सड़ने देना हिंदू शास्त्र और न्याय के विरुद्ध है, ये नहीं हो सकता। युक्ति सबसे बड़ी है। युक्तिहीन विचारेतु धर्महीन प्रजायते। तर्करत्न ने व्यवस्था लिख दी और उनके शिष्य ने आकर प्रायश्चित करा दिया। तब घर से शव उठाया गया। इस उपन्यास की जो रचना प्रक्रिया और कथानक के विकास की चर्चा करते हुए शरत ने अपने एक मित्र से कहा था, पल्ली समाज को मैंने दूसरे ढंग से खत्म कर दिया। उस दिन जिस तरह से समाप्त करके भेज रहा था, वो अच्छा न लगने के कारण उपसंहार दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया। मैं ये अवश्य बता दूं कि सरस शब्द से जो मैं अर्थ समझता हूँ, ये कहानी उसके पास भी नहीं पटती। बहुत ही किरकिरापन लिए हुए पदार्थों से इसका ताना बना बिना गया है। एक और पत्र में उसने लिखा, मेरी तो इच्छा थी कि लोग गांव की बातों में दिलचस्पी ले। उस पुस्तक में एक मूल बात यानी विवाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इच्छा है कि इस प्रसंग को मैं किसी दूसरे पुस्तक में उठाऊं। पल्ली समाज में केवल दुख दैन से पीड़ित संकीर्ण संस्कृतियों के घेरे के भीतर बंधे हुए परंपरा प्रचलित कुसंस्कारों से घिरे हुए बंगाल के निम्न मध्यवर्गीय देहाती समाज का सीधा साधा यथार्थ चित्रण है। शरद के बचपन और यौवन का भी कुछ समय गांव में ही कटा था। गांव को वो प्यार करता था, उसी के आधार पर उसने इस पुस्तक की रचना की थी, पल्ली समाज वाला। लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया कि गांव के बारे में गांव के लोगों को ही लिखना चाहिए। कलकत्ता नगर के बड़े लोगों की कल्पना करके लिखने से वो कहीं अधिक सत्य होगा। गांव में फैले अज्ञान का प्रतिकार ज्ञान के विस्तार से ही हो सकता है। जो ये काम करना चाहता है, उन्हीं गांव से दूर विदेश में जाकर मनुष्य होना होगा, लेकिन काम करना होगा। गांव में बैठकर ही गांव के अच्छे बुरे लोगों से भलीभांति मेल करना होगा। बर्मा में पल्ली समाज का स्वागत हुआ और पर कलकत्ता में तीव्र आलोचना हुई। विधवा रमा रमेश से क्यों प्रेम करने लगी, इस पर नाना प्रकार के लोगों ने नाना प्रकार के आक्षेप किए। साहित्य के एक प्रवीण समालोचक ने साहित्य की स्वास्थ्य रक्षा नामक ग्रंथ में रमा की इस तरह तिरस्कार किया, ठकुरानी तुम बुद्धिमती हो ना, अपनी बुद्धि के जोर से पिता की जमींदारी का शासन प्रबंध कर सकी और तुम्हें अपने बाल्य सखा पर पुरुष रमेश को प्यार कर बैठी, यही तुम्हारी वृद्धि है, छी। आक्रमण का एक और भी पक्ष है। रमा और रमेश में जब इतना प्रेम हो गया था, तो लेखक उनका विवाह क्यों नहीं करा सका। शरत ने इन सब अभियोगों का उत्तर देते हुए लिखा, पल्ली समाज नाम की मेरी छोटी सी पुस्तक है। उसकी विधवा रमा ने अपने बाल्य बंधु रमेश को प्यार किया था। इसके लिए मुझे बहुत झिड़कियां और तिरस्कार सहना पड़ा। एक विशिष्ट समालोचक ने ऐसा अभियोग भी लगाया था कि इतनी दुर्नीति को प्रश्रय देने से गांव में कोई विधवा नहीं रही। मरने जीने की बात ही कही नहीं जा सकती। प्रत्येक पति के लिए गहरी दुश्चिंता की बात है। इसका एक और पहलू भी तो था। इसको प्रश्रय देने से भला होगा या बुरा, हिंदू समाज स्वर्ग में जाएगा या नरक में, इस मीमांसा का भार मेरे ऊपर नहीं है। रमा जैसी नारी और रमेश जैसा पुरुष किसी भी समाज में दल के दल नहीं जन्मते। दोनों के सम्मिलित पवित्र जीवन की कल्पना करना कठिन नहीं है, किंतु हिंदू समाज में इस समाधान के लिए जगह नहीं था। इसका परिणाम यही हुआ कि इतने बड़े महाप्राण नर नारी इस जीवन में विफल, व्यर्थ और पंगु हो गए। मनुष्य के बंद हृदय द्वार वेदना की यह खबर अगर मैं पहुंचा सका, तो इससे ज्यादा और कुछ मैं कर भी नहीं सकता। इस लाभ हानि को खतिया कर देखने का भार समाज का है, साहित्यिक का है नहीं। रमा के व्यर्थ जीवन की तरह यह रचना वर्तमान में व्यर्थ हो सकती है, किंतु भविष्य की विचारशाला में निर्दोष के लिए इतनी बड़ी सजा का भोग एक दिन किसी तरह मंजूर ना होगा। ये बात मैं निश्चय के साथ जानता हूँ। ये विश्वास यदि ना होता, तो साहित्य सेवी की कलम उस दिन वही सन्यासी ले लेती। पल्ली समाज के अलावा वो अपने दो और उपन्यासों पर काम कर रहा था, गृहदाह और श्रीकांत पे। गृहदाह के संबंध में बहुत सी प्रवाद प्रचलित हो गए और इसके कारण वह स्वयं ही था। कब क्या बात कह देता, कब उसका खंडन करके दूसरी बात कह देता, वो शायद ये जानबूझकर ही करता। ऐसा करने में उसे आनंद आता। एक पत्र में उसने लिखा, इस कहानी का भाव गोरा के परेश बाबू से लिया गया, अर्थात अपने कहने के लिए अनुकरण है, पर पकड़ा नहीं जा सकता। सामाजिक पारिवारिक कहानी है। मेरे मन में बड़ा उत्साह है कि सुंदर होगी, पर क्या से क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार के पत्रों से एक बात को निश्चय ही बल मिलता है कि वह रविन्द्रनाथ से अत्यंत प्रभावी था, किसी सीमा तक आक्रांत भी था। कोई भी रचना करते समय उसकी उपचेतना में निश्चय ही यह बात घुमड़ती रहती थी कि यह रचना रविन्द्र की अमुक रचना से अच्छी होनी चाहिए, या कम से कम उनके जैसी तो होनी चाहिए। बार बार उसने अपने मित्रों को लिखा, मुझसे तभी रचना मांगी जाए जब यह विश्वास हो जाए कि रविन्द्र को छोड़कर ऐसी रचना कोई नहीं कर सकता। उसके अंतर की ये विचित्र मनोग्रंथि उससे उस प्रकार के अनेक काम करवाती रहती। कलकत्ता लौटने से पूर्व श्रीकांत का सृजन भी शुरू हो चुका था और वह भारतवर्ष में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। उसकी दूसरी रचनाओं की तरह इनका आरंभ भी दफ्तर में ही हुआ था। उसकी प्रारंभिक कहानियों के साथ जिस प्रकार योगेंद्र सरकार का नाम जुड़ा था, उसी प्रकार श्रीकांत के साथ कुमुदनी कांत का नाम जुड़ा था। बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस उपन्यास में श्रीकांत वह स्वयं है और राजलक्ष्मी जो है उसकी प्रेयसी है। इस राजलक्ष्मी की खोज में न जाने कितने लोग पागल हो गए, लेकिन
उसकी खोज खबर कोई नहीं पा सका, पता कैसे? वह तो लेखक की कल्पना मात्र थी, अतृप्त कामनाओं की कल्पना। उसने अपने बचपन की साथी धीरू को आधार बनाकर पहले देवदास की पारो और फिर श्रीकांत की लक्ष्मी का चित्रण किया। सुना यह भी गया कि धीरू का वास्तविक नाम ही राजलक्ष्मी था। यवन के प्रथम चरण में उसका जो एक प्रेम असफल हो गया था, उसकी नायिका भी तो राजलक्ष्मी हो सकती है, और मुजफ्फरपुर की राजवाला क्यों नहीं हो सकती? इस प्रकार अनेक व्यक्तियों ने स्वयं ही अनेक प्रकार की बातें कह डाली। उसके मुख से भी न जाने क्या क्या कहलवाया। कुछ व्यक्ति हिरणमयी देवी को ही राजलक्ष्मी मानते, प्यार से उसने कभी उन्हें लक्ष्मी कहकर पुकारा होगा, बस उसी के आधार पर उन्हें राजलक्ष्मी मान लिया गया। एक मित्र ने उनसे यहाँ तक कह दिया, विवाह करके इस महान प्रेम की आपने अमर्यादा की है। जो कभी पूर्ण भागीरथी का निबंध स्वच्छ जल था, उस पर बांध बधाकर आपने उससे तालाब और गड्ढे का रूप दे दिया। कई क्षण मौन रहकर शरद ने इतना ही कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे छोड़ा तो नहीं। क्या इसे सत्य माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। अगर यह बात सत्य होती तो शरद अपने एक पत्र में ये क्यों लिखता, राजलक्ष्मी कहाँ मिलेगी? वह तो सब मनगढ़ंत झूठी कहानी है। श्रीकांत केवल एक उपन्यास मात्र ही तो है। झूठी अफवाहें ना सुनना ही बेहतर है। लेकिन जो खोज करने वाले थे वे इस निषेध में कैसे चुप रह सकते? वे हिरणमयी देवी के पास जाते और पूछते, आप ही राजलक्ष्मी हैं? ऐसे प्रश्न सुन सुनकर वह इतनी दुखी हुई कि लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। बेचारी ना तो श्रीकांत की राजलक्ष्मी की तरह रूपसी ही थी, ना ऐश्वर्यमयी। नृत्य गान तो क्या, बातचीत करने में भी इतनी चतुर नहीं थी। वो अत्यंत साधारण, सरल और अशिक्षित पर धर्मशीला, पतिव्रता और सेवापरायण नारी थी। शरद बाबू के प्रति उनमें अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। उसे दिशाहारा निराश्रित व्यक्ति का जीवन सुखी बनाने में, अपनी दृष्टि और समझ में उन्होंने कुछ भी उठाना रखा था। वो सही अर्थों में अर्पिता थी, भावुक अर्पिता, जो प्रायः अति का शिकार हुआ थी। लेकिन वह उन्हीं की तपस्या में श्रद्धा का परिणाम था कि जो शरद अपने यवन में उपेक्षा और अपमान के कारण दिशाहारा होकर जीवन को व्यर्थ कर रहा था, वही पहले शांति देवी और फिर हिरणमयी देवी का संपर्क पाकर प्राणवान हो उठा था। वो तेजपुंज था, और तेजपुंज को नारी का स्पर्श चाहिए ही, नहीं तो वह तेज ना केवल उसी को भस्म कर देता है, बल्कि उसके आसपास भी जो कुछ होते हैं उसकी भी दिशा भ्रष्ट करने का कारण बनता है। इसमें संदेह नहीं कि श्रीकांत उन्हीं के समान आवारा है, और इस उपन्यास में बड़ी तनी घटनाएं सत्य के आधार पर लिखी गई हैं। अपने एक मित्र से इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार कहा भी था, आप मेरा उपन्यास पढ़ते समय कृपया घटना और परिस्थिति पर जोर ना दें। मैं घटना को उपन्यास का असली वस्तु नहीं मानता। मेरा एकमात्र उद्देश्य है चरित्र सृष्टि, उसके साथ साथ घटना स्वयं ही आ जाती है। चेष्टा नहीं करनी होती। मेरे चरित्रों के अंतराल में कौन कौन से स्थल यथार्थ हो सकते हैं, वे चित्र की पृष्ठभूमि के रूप में ही है, इससे ज़्यादा नहीं। इन घटनाओं को लेकर उसने अपने एक और मित्र से इस बात को स्वीकार किया कि श्रीकांत में उसकी पत्नी कथा कुछ तो है ही। जीवन की किसी घटना को साहित्य के स्तर पर लाते समय कभी कभी खंड खंड घटनाओं को संबंध करना अथवा पूर्ण रूप से कहानी का रूप देने के लिए कल्पना का सहारा लेना ही पड़ता है। उसने कहा, तुम शिक्षक हो, मान लो तुम एक विद्यार्थी को अपना गांव विषय पर एक निबंध लेने को कहते हो। उस गांव में ना कोई नदी है ना कोई मंदिर, पर वहाँ अच्छे नंबर पाना चाहता है वो। अब सोचो, गांव में ना कोई नदी है ना कोई मंदिर है, अब सोचो वो क्या करेगा। आसपास के गांव में जो नदियां हैं, जो मंदिर उसने देखे, उन्हीं को अपने गांव में समृद्ध करना चाहेगा। यही चीज लागू होता है यहाँ श्रीकांत में वर्णित कुछ घटनाओं पर विचार किया जाए तो इसमें एक पात्र है इंद्रनाथ। इंद्रनाथ वो श्रीकांत का बचपन का साथी होता है। इंद्रनाथ, एक दल कहता है शरद ने भागलपुर के अपने बचपन के साथी राजेंद्र नाथ मजदूर उर्फ राजू को ही इंद्रनाथ के रूप में चित्रित किया है। राजू और इंद्रनाथ दोनों की प्रकृति एक ही जैसी है, स्वयं शरद ने भी इस बात को माना है। दूसरा दल मानता है कि इंद्रनाथ शरद की जन्मभूमि देवानंदपुर के सतीश चंद्र भट्टाचार्य के अलावा और कोई नहीं है। गांव में रहते हुए शरद सतीश के संपर्क में आए, यद्यपि बहुमत राजेंद्र के पक्ष में ही है, लेकिन फिर भी ये मानने में क्या हानि है। शरद ने इंद्रनाथ का चरित्र चित्रण वास्तविक जगत के दो व्यक्तियों के आधार पर किया। इसी प्रकार अन्नदा दीदी के वास्तविक अस्तित्व से भी शरद ने इनकार नहीं किया। वह देवानंदपुर की रहने वाली उनके नाते की एक बहन थी या भागलपुर की कोई लड़की, यह प्रश्न असंगत है। नाम बदलकर बहुत से वास्तविक स्थल भी है, श्रीकांत में वैसे के वैसे ही आए हैं। अनेक घटनाओं को उसने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित भी कर दिया। उसकी लेखनी के चमत्कार ने उन्हें इतना मनोरम बना दिया कि सत्य क्या है ये पता लेना असंभव हो गया। अपनी प्रकृति का स्वयं चित्रण करना दुष्तर कार्य हो गया। किसी भी वस्तु को अच्छी तरह देखने के लिए, अच्छी तरह जानने के लिए कुछ दूरी और अलगाव अत्यंत आवश्यक है। आँख के सबसे पास रहने पर क्या उसको सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है? एक चित्रकार के लिए अपनी प्रकृति आँकना जितना कठिन है, लेखक के लिए भी अपना चित्रण करना उतना ही कठिन। श्रीकांत के चरित्र में शरद ने अपने को चित्रित किया है या नहीं, इसका यदि सीधा उत्तर देना हो तो यही होगा कि यदि चीनी को संदेश कहा जा सकता है तो अवश्य किया है, अन्यथा सत्य इतना ही है कि बीच बीच में झलक मात्र मिल जाती। वो चरित्र सृष्टि को ही उपन्यास में महत्वपूर्ण मानते थे। घटनाएं तो अनायास ही आ जाती हैं, कहीं कहीं वास्तविकता दिखाई दे सकती है, लेकिन वह मात्र चित्र
मात्र चित्र सृष्टि की पृष्ठभूमि के रूप में होती है। सभी लेखक अपनी अभिन्नता के सहारे होते हैं, इस प्रकार उनकी हर रचना ही उनकी अपनी जीवनी है, लेकिन शरत उपन्यास के माध्यम से छद्म रूप में आत्मचरित लिखना कायरता मानते थे। बहुत दिन बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री इलाचंद जोशी से उन्होंने कहा था, जिन लोगों में जीवन को व्यापक और गहरे रूप में देखने की शक्ति नहीं है, जो अपने अहं की चारदीवारी के बाहर झाँक कर जीवन के सिंहावलोकन का दम नहीं रखते हुए अपनी कला में निरपेक्षता लाने में असमर्थ है, वे ही जीवन की गुप्त कथा को उपन्यास का रूप देते हैं। उसने स्पष्ट कहा, श्रीकांत ने जीवन के उन्हीं रूपों का वर्णन मैंने किया है जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, और उन्हीं चरित्रों को मैंने लिया है जिनका अध्ययन निकट से करने का अवसर मुझे मिला है। पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वो मेरा आत्मचरित है। फिर भी मुझे लोगों की ये धारणा जानकर प्रसन्नता ही होती है, क्योंकि उससे प्रमाणित होता है कि मेरे पाठकों को सजीव लगते हैं और मेरा जीवन वर्णन और चरित्रांकन यथार्थ के करीब लगता है। मामा सुरेंद्र ने लिखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि शरद ने साहित्य में अपने को जितना प्रकाशित किया जीवनी के रूप में, उतना ही यथेष्ट है। स्वतंत्र जीवन चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन शरद ने तो साहित्य में अपने को अद्भुत रूप से छिपाया है। जो ये बात नहीं जानते हैं उनसे भूल होना स्वाभाविक है, जैसा कि प्रत्येक रचना के साथ होता है। श्रीकांत के संबंध में भी वह आश्वस्त नहीं थे। अपने प्रकाशक को उसने लिखा था, श्रीकांत की भ्रमण कहानी सचमुच छापने के योग्य है। ऐसा मैंने नहीं समझा था, अब भी नहीं समझता, पर सोचा था कि शायद कोई छाप दे, इसी आशा से लिखा था। उसके प्रारंभ में ही जो श्लेष थे, वे सब किसी भी दशा में आपकी पत्रिका के स्थान नहीं पा सकेंगे, ये तो जानी हुई बात है, पर दूसरी किसी पत्रिका में शायद वो आपत्ति ना उठे, इसी का भरोसा था, इसलिए आपकी मार्फत भेजा है। अगर कहें तो और ले दो। बहुत सी बातें कहने को, पर व्यक्तिगत श्लेष विद्रोह यही यहीं तक है, आखिर तक सारी बातें सच्ची कही जाएंगी। मेरा नाम किसी भी हालात में प्रकट ना हो। हाँ, श्रीकांत की आत्मकथा से इसका कोई संबंध तो रहेगा ही, परंतु यह मूलतः भ्रमण कहानी है। कुछ दिन बाद फिर लिखा, अगर अभय दे तो इस संबंध में एक बात कहूँ, संपादकगण इस कहानी की नितांत अवज्ञा न करें। मुझे उम्मीद है कि रचनाएं प्रकाशित होती हैं और हुई हैं, उनसे ये बहुत नीचे आसन पाने योग्य नहीं है। अनेक सामाजिक इतिहास इसके भविष्य के गर्भ में प्रश्न है। मेरी बहुत चेष्टा है और यत्न की यह वस्तु कम से कम मित्रों के कद्र पाने योग्य तो होगी ही। हाँ, प्रारंभ खराब है, हर यथार्थ में अच्छी चीज का प्रारंभ खराब ही होता है। यही मेरी कैफियत है। क्या आपकी बार ये छपेगा? हाथ की लिखावट को छपे अक्षरों में देखने की आशा से ही मैं भेजा हूँ। इन पत्रों में उसने इस बात का भी संकेत किया कि इस कहानी का श्रीकांत की आत्मकथा से संबंध है, लेकिन यह संबंध इतना ही है जितना एक उपन्यास वास्तविक जीवन से रखता है। उसका जीवन इतना रोमांचक, इतना वैविध्यपूर्ण रहा कि श्रीकांत को पढ़कर इस भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक नहीं। श्रीकांत शरत नहीं है, लेकिन दोनों की प्रकृति में अद्भुत समानता है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसे सहज भाव से आत्मजीवनी मूलक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक दिन उसने कहा, मुझे लोग मेरी रचनाओं में पूछते हैं, कोई कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कोई कहता है नास्तिक हूँ, कोई कहता है चरित्रहीन मेरी ही कहानी है, कोई मानता है श्रीकांत मेरी आत्मकथा है। मुझे लेकर ये सब वितंडावाद चलता है और मैं दूर खड़ा हंसता हूँ। हर प्राणवान व्यक्ति की यह नियति होती है। जिस गांधी को लोगों ने संत कहा, उसी गांधी को ढोंगी, दम्भी, धोखेबाज तो कहा। गांधी ही ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ हो सकता था। सब कुछ होने के लिए हिया चाहिए। वह हिया शरद के पास भी था। उसने जीवन में बहुत दुख भोगा था, बहुत सा पाप भी किया था, पर उससे ऊपर उठकर अभिज्ञता में रूपांतरित करने की प्राण शक्ति भी उसमें थी, क्योंकि वह मात्र भोक्ता ही नहीं, दृष्टा भी था। इसलिए अंततः साहित्य की मंजिल ने उसे खोज लिया। जो परंपराओं का किसी न किसी रूप में विरोध करते हैं, वे अंतर की अज्ञात शक्तियों को मुक्त कर देते हैं। कोई नहीं जानता उनका क्या परिणाम होगा। स्वतंत्रता शक्तिशाली के लिए, योग्य के लिए ही अच्छी है। शरत में वह असीम शक्ति थी, इसलिए वह सृष्टा बन सका। वह अब भी रंगून में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। दफ्तर के बंधे बधाए नियम के साथ स्वाधीन मनोवृत्ति का कोई मेल नहीं बैठता। कलकत्ता से हरिदास चट्टोपाध्याय उसे बराबर नौकरी छोड़ देने के लिए लिख रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि यह उसके लिए 100 रुपये मासिक का प्रबंध कर देंगे। किसने कहा ये चीज़? हरिदास ने कहा, हम प्रबंध कर देंगे। इन सब बातों का परिणाम ये हुआ कि उसका हमेशा का खराब स्वास्थ्य और भी खराब होता चला गया। शारीरिक असमर्थता को जन मन का सहारा मिल जाता तो उसके सुधरने की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती, यानी सुधरने की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती। वो बार बार अपने मित्रों को लिखने लगा, इस बार हालत और भी खराब है, डर लगता है कि जिंदगी भर के लिए पंगु हो ही जाऊंगा। मानसिक चंचलता के कारण कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं होती। मेरे इस लकड़ी जैसे शरीर में इस तरह की कठिन बीमारी संभव होगी, ये कभी नहीं सोचा था। फिर लिखा, ये यहाँ अच्छा होने की आशा नहीं है। शरीर के और अंग के ठीक करके जगदीश्वर यदि मुझे पंगु होने की सजा देते तो यही अच्छा है। बीच बीच में दोनों पैरों को बंद करके केवल हाथों से ही काम करने को कहते हैं।
उसके पैर सूज जाते थे, किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि बर्मा छोड़ देने पर ही ये रोग दूर हो सकता है। वो अफ़ीम बहुत खाता था, इस कारण भी उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। शायद किसी के कहने पर उसने एक बार अफ़ीम छोड़ने की चेष्टा की, तब स्थिति और भी खराब हो गई। दोबारा खाना शुरू करने पर ही प्राण बच सके थे। जो अफ़ीम के आदी हो जाते हुए सहसा उसको छोड़ नहीं सकते, इस बात की चर्चा उसने अपने एक पत्र में की। मुझे इतना दुःख शायद इसलिए मिला कि मैंने अफ़ीम छोड़ने की चेष्टा की। अब मैं कभी अफ़ीम छोड़ने का नाम नहीं लूँगा। जब अच्छी तरह अफ़ीम फिर से शुरू की तभी पैर अच्छा हुआ। अब थोड़ी मात्रा और बढ़ा दूँ तो शायद हाथ भी अच्छा हो जाए। अफ़ीम कम करने के कारण दिमाग खाली सा हो गया था, फिर धीरे-धीरे भरता जा रहा है। और भी क्या चीज़ है, आप लोगों को भी शुरू करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ हर शरीफ आदमी को अफ़ीम का ज़रूर सेवन करना चाहिए। अफ़ीम की चर्चा भी रहने दे। मज़ाक करने का उसका स्वभाव था, लेकिन बर्मा छोड़ देने को अब उसने निश्चय कर लिया था। उसने श्री हरिदास चट्टोपाध्याय को लिखा, आपने मुझे जो कुछ देना चाहा, वही मेरे लिए यथेष्ट है। इस वर्ष के अंदर मन नहीं जाता तो हो सकता है रुपए पैसे का कर्ज अदा हो जाए, पर कृतज्ञता का ऋण तो अदा नहीं हो सकता। मैं 1 वर्ष की छुट्टी लेने का कार्यक्रम बना रहा हूँ, यदि आप 200 रुपये भेज दें तो आने में सुविधा हुई। इस सद्भाग्य स्थान को छोड़ने में आप मेरे लिए जो अतिरिक्त आर्थिक क्षति उठाएंगे उसको पूरा करने की मैं इसी वर्ष चेष्टा करूंगा। कभी कभी तो वह अहंकारी अत्यंत करूर हो उठता था। पंगु होने और रुपये भेजने की बात उसने बार बार लिखी। अंत में श्री हरिदास ने रुपये भेज दिया और तब उसने सूचना दी कि वो 11 अप्रैल को रवाना हो रहा है। मन में इतना विमर्श है कि किसी काम में हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती, लगाने पर भी अच्छा नहीं होता। अब कलकत्ता जाकर ही वो लिखेगा। इसी समय रंगून में एक नया कांड हो गया, जिसने उसे वहाँ से चले जाने के लिए अंतिम रूप से विवश कर दिया। उसका मन दफ्तर के काम में नहीं लगता, वह पड़ा रह जाता। उसकी रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचती, कई बार उसे चेतावनी दी गई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। आखिर इसी बात को लेकर एक दिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट मेजर बनाई से उसका भयंकर झगड़ा हो गया। उसने कोई फाइल मांगी थी, सर ने उत्तर दिया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन खोज करने पर उसी की दराज में मिली। ये देखकर सुप्रीटेंडेंट क्रोध से भर गया। ऐसा होना स्वाभाविक था, लेकिन शायद कुछ अति हो गई, इतनी कि द्वंद्व युद्ध का नौबत आ गया। लेकिन शरत दुबला पतला और बनाट जितना स्वस्थ उतनी सुगठित, उसकी देह हष्टी। काफी चोट आई शरत को, कपड़े खून से तर हो गए। रिपोर्ट बड़े साहब तक पहुंची। जांच करने पर पाया गया कि जाति बर्नाड की ओर से हुई है। उसने उसे तुरंत निलंबित कर दिया। बाद में सुना उस पर 90 रुपये जुर्माना और आदेश हुआ कि वसूल हो जाने पर वे रुपये शरत को दिए जाए। ये भी सुना गया कि रिपोर्ट जब अकाउंटेंट जनरल के पास पहुंची तो उन्होंने सरल से कहा, शुभ बनाट के बर्ताव का विरोध करने आया हो, मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, लेकिन तुम मानवता के स्तर से गिर गए हो। अगर तुम आघात के बदले आघात करते और फिर मेरे पास आते तो मैं समझ सकता। ये विवरण राई रत्ती से नहीं हो सकती, लेकिन घटना सही अवश्य है, और यह भी सही है कि वह ऊँट की पीठ पर अंतिम दिन का प्रमाणित हुआ। शरत ने रंगून छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मित्रों ने उसे कहा, कहानियां लिखते हो, तुम्हारा इतना नाम हो गया है, फिर क्यों दफ्तर में पड़े सड़ रहे हो? इससे तो अच्छा यही कि नौकरी छोड़ दो और लिखने में मन लगाओ। साहित्य में यश था, अर्थ था, लेकिन दफ्तर के कार्य की उपेक्षा अनिवार्य थी। वो अधिक परिश्रम करने का आदी नहीं था। स्वास्थ्य एकदम खराब था। उसने त्याग पत्र दे दिया। संभवतः उसकी 1 वर्ष की छुट्टी शेष थी, वो उसने ले ली और कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। इसके बाद वह फिर कभी वर्मा नहीं गया। लेकिन इतिहासकार इस बात को कैसे भूल सकेंगे कि कथा शिल्पी शरतचंद्र का पुनर्जन्म वर्मा में ही हुआ था। श्रीकांत चरित्रहीन छवि अधिकार सभी पर इस जीवन की अमृत शाम है। वर्मा प्रवास में वह ऐसे भी व्यक्तियों के संपर्क में आया जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा था, परंतु उसके अधिकतर साथी महत्वहीन और अनजाने थे। उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहन पाकर यह निर्धन, अर्धशिक्षित और आवारा युवक साहित्य के उस क्षेत्र में प्रवेश पा सका जहाँ महानता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वर्मा छोड़ने से पूर्व 4 महीने के भीतर उसकी 3 और पुस्तकें प्रकाशित हो गई। मजली दीदी, दूसरी कहानी, पल्ली समाज और चंद्रनाथ। दिशा की खोज जैसे अब समाप्त हो गई। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो तृतीय पर्व शुरू होता है, दिशांत, तो दिशांत इसका तृतीय पर्व है, यहाँ से शुरू होता है। जिस समय जो शरत था जिसने कलकत्ता छोड़ा, रंगून, मतलब जिस समय शरत ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वो तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था। लेकिन अब जब वो 13 साल के बाद, कितने 13 साल के बाद जब कलकत्ता लौटा तो ख्यात नामक कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अब वो नहीं रह गया था, वे पद के ऊपर प्रतिष्ठित हो गया था। उसके पास बंगाल के लोग कितने उत्सुक थे और किस प्रकार उसका स्वागत हुआ, ये तथ्य किसी भी साहित्य के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकता है। नाटककार द्विजेंद्र लाल शरत के प्रशंसक थे, लेकिन उनके पुत्र दिलीप कुमार राय, जो बाद में संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनमें भी उनसे भी अधिक ज़्यादा भक्त हो चुके थे। चरित्रहीन के कारण शरतचंद्र को जो बदनामी मिली, उससे वो और भी उनके हीरो बन गए। वे मन ही मन सोचते थे, वो कलकत्ता क्यों नहीं आते, ऐसे विदेश में क्यों पड़े हैं जहाँ लोग नप्पी खाते हैं। जब उन्होंने सुना कि शरत बाबू कलकत्ता आ रहे थे, उनकी प्रसन्नता का पार नहीं। रात को नींद भी नहीं आती, सोचते कब आएंगे 7 समुद्र और 13 नदी पार से वो अप्रूप गल्प गंधर्व। आखिर शरत आए और दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंचे। गुरदास लाइब्रेरी के ऊपर तल्ले पर एक छोटे से कमरे में उन्होंने पहली बार शरत बाबू को देखा। चारों ओर पुस्तक बिखरी हुई, बीच में बैठे श्याम वर्ण, बकरे जैसे दाढ़ी छिड़काए, केवल 2 आंखें। दिलीप कुमार का उत्फुल्ल हृदय एक क्षण को जैसे बुझ गया हो, फिर भी प्रणाम करने के पैरों की धूल ली और कुछ घबरा गए।
आप? शरद बाबू हंसे। हाँ, मैं शरद चंद्र ही हूँ। मुझे देखकर तुम्हें दुख होगा। सोचा होगा कि मेरा चेहरा राजपुत्र के समान होगा, है ना? यही सोचा था। दिलीप ने लजाकर उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर भी? लेकिन स्नेह की प्रगाढ़ता केवल रूप की अपेक्षा नहीं करती, उनमें ऐसी कुछ विलक्षणता थी जो शीघ्र ही दर्शक को ध्यान आकर्षित कर लेती। फिर दिलीप तो उनकी रचनाओं के उपासक थे। शीघ्र उनका हार्दिक सरलता निश्चलता संतों जैसा सादगी ने दिलीप के मन को जीत लिया। इस श्रद्धा का एक और कारण था उनका मधुर कंठ। दिलीप कुमार स्वयं भी तो सुंदर गायक थे। अपने पिता के कीर्तन गान और हिंदुस्तानी संगीत में उनकी अच्छी गति थी। जब वे अपने पिता को ये गीत गाते, ओजे गान गे गे चले जाए, तो शरद बाबू बार बार सुनकर भी तृप्त नहीं होते। कहते, गाओ गाओ तो गाओ तो मिंटू, एक बार फिर वही पंक्ति। से जा देवता भिखारी मानो दुआरे, दोखे ज तोरे। आह, तुम्हारे पिता केवल कवि ही नहीं थे, भक्त भी थे, नहीं तो ऐसा गीत नहीं लिख पाते। उनका एक और प्रिय कीर्तन था, चंद्रगुप्त नाटक का ये गीत। हार केन मीछे आशा, मीछे बाल बासा, मीछे केन तार भावना, से जे सगरेर माड़ी, अगा से चांदा आमी, तो हारे पावना। कलकत्ता आने के बाद शरद बाबू सबसे पहले 6 नंबर से ऊपर फर्स्ट बाई लेन नील कमल कुंडू लेन में रहे और उसके बाद 4 नंबर फर्स्ट बाई लेन से ऊपर में अस्थायी रूप से रहने लगे। घर छोटा था पर पैसा भी नहीं था, परंतु फिर भी उनका सौंदर्य प्रेम वैसा ही था। बैठक में एक मझोले कद की मेज, उनके तीनों तीनों कुर्सियों का मेज, मेज पर सुंदर जल्द की 2 पंक्तियां, एक सुंदर सा कलमदान, काली और लाल स्याही की दवातें, 4 कलम, 2 कीमती फाउंडेशन और विज्ञान व अर्थशास्त्र की कई पुस्तकें। पास ही एक बूढ़ा सा हुक्का रखा था। बीच बीच में आवाज देकर नौकर को बुलाना वे नहीं भूलते थे। कलकत्ता से जाने पहले अपने जिन भाई बहनों को अनाथ की तरह इधर उधर अपने दूर के नातेदार और दोस्तों के पास छोड़ गए थे, सबसे पहले उन्हें उन्हें अपने पास बुलाया। छोटे भाई जो प्रकाश चंद्र थे, इस समय अग्रदीप में थे। वे सब बड़े भाई के पास आकर रहने लगे। मझले भाई प्रभास, छोटे भाई जो था प्रकाश और मझला भाई जो था प्रभास, नौकरी छोड़कर सन्यासी हो गए थे। इस समय वे रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में जो है, यानी जो इनका प्रकाश चंद जो था छोटा भाई और मझला प्रभास था, मझला था वो सन्यासी हो गया था, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम वृंदावन का संचालन कर रहा था। जब कभी वो कलकत्ता आते तो पूर्वाश्रम के अपने बड़े भाई के पास ही ठहरते थे। बड़ी बहन इनकी अनिला देवी पास ही गांव के शामता बेड में रहती थी। पति परिवार के साथ वे बार बार अपने भाई से मिलने आती। उन्हीं के परिवार के कारण उनके रहने की व्यवस्था भी हो गई थी। सबसे छोटी बहन जो सुशीला थी, कि वो मकान मालकिन के पास छोड़ गए थे। छोटे मामा विप्रदास को शायद ये अच्छा नहीं लगा, वे उसे अपने पास ले आए थे। विप्रदास, उन्होंने ही उसका विवाह किया था। वह विवाह आसनसोल के एक कोयला व्यापारी के घराने में हुआ था। शरद बाबू के कलकत्ता आने पर प्रकाश चंद उसे मिलने के लिए गए, लेकिन सुना जाता है कि इसी बात को लेकर सुशीला ने उन्हें कुछ सख्त सुस्त कहा। वो लौट गए। कारण कुछ भी हो सकता, सुशीला कभी उनके पास नहीं आई। इस एक अपवाद को छोड़कर शरदचंद ने अपने विशृंखल परिवार को फिर से संगठित करने में कुछ न उठा रखा। कुछ समय बाद ही उनकी भांजी का विवाह हुआ और हिंदू प्रथा के अनुसार उन्हें भात देना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने प्रकाशक को लिखा, मेरी भांजी का विवाह इस शुक्रवार को बाद अगले को है। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इतने दिनों तक एक बात आपको रही बताई कि देश में मैं समाज बहिष्कृत हूँ, कामकाज के घर में जाना ठीक नहीं है, जो उनकी चिंता नहीं, लेकिन रुपए देना चाहता हूँ मैं ना हूँ, ये उनकी गुप्त इच्छा है। मेरे पास 400 रुपए की कमी, वो मुझे चाहिए। वे अपनी दीदी को कितना प्यार करते थे, वो पत्र से स्पष्ट हो जाता है। जाति बहिष्कृत होने के कारण वे उस उत्सव में सम्मिलित तो नहीं हो पाए, इसलिए वो चाहते थे तो आसानी से भात देने से बच सकते थे, लेकिन अब उनके अंतर का आवारा व्यक्ति जैसे थक चला था, या जैसे वह स्वयं उससे मुक्ति पाना चाहते थे। शायद इसलिए परिवार का व्यक्ति होने की लालसा उनके मन में जाग आई थी, तभी तो उन्होंने यह अपमान सहकर भी रुपए भेजने से इनकार नहीं किया। लेकिन उसके साथ ही उन्हें जात के भीतर लिया जाए, इसकी भी चेष्टा नहीं की। लाने की चेष्टा करने वालों को भी प्रोत्साहित नहीं किया। नाना लोग नाना प्रकार के प्रस्ताव लेकर आते थे और सदा आते रहे। किसी ने अंग्रेजी स्कूल को 500 रुपए चंदा देने की मांग की। किसी ने कहा यदि वो पोखर के चारों ओर पक्का घाट बनवा दे तो उन्हें फिर से जाति में लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। या घूस देना उनका अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परिवार के अलावा उन्होंने आसपास के लोगों से भी परिचय बढ़ाना शुरू किया। सौदा खरीदते खरीदते उनका परिचय मोदी शरद सेठ से हो गया। उनके साथ वे अक्सर ताश खेलते, तम्बाकू पीते रहते और तीसरे पहर रात तक खेलते। सेठ को उठने ना देते, कहते, नया आया हूँ, किसी से परिचय नहीं, कहाँ बैठूँ, सो तुम्हारी दुकान ही से। धीरे धीरे परिचय का ये क्षेत्र बढ़ने लगा। लोग उनके घर भी आने लगे। कई लोग तो उनमें ऐसे भी थे जो अधिकतर उनके पास ही जमे रहते, बेंच पर लेटे हुक्का पीते हुए उन्हें कहानियाँ सुनाया करते। एक तारा बजाकर गाने वाले वैष्णव भिखारियों को बड़े आदर करते। उनका संगीत सुनते सुनते वो तन्मय उठते, लेकिन दूसरे भिखारियों को एक आंख भी नहीं देख पाते। गोलियां खेलने की आयु तो कभी की बीत चुकी थी, पर सक्रिय दर्शक होने का चाव उन्हें अभी भी था। इसी समय उनका परिचय सर्वश्री सरोज रंजन बंदोपाध्याय और अक्षय कुमार सरकार से हुआ, जो शीघ्र ही घनिष्ठता में बदल गया। सरोज रंजन किसी ऊंचे पद पर थे। उन्होंने आरक्षणिया की भूमिका लिखी। इतिहास के अध्यापक अक्षय
सरकार नियमित रूप से डायरी लिखते थे। उस डायरी में शरद बाबू के संबंध में बहुत कुछ लिखा था। शरद ने शेष प्रश्न में अध्यापक अक्षय का चित्रण करते समय अपने इस आदर्शवादी बंधु को निश्चय ही याद रखा होगा, जैसे कि उनका स्वभाव था। वे बहुत अधिक नहीं लिख पाते, आग्रह करने वाले बहुत थे और सबकी रक्षा करनी उनके लिए असंभव थी। जो उनको जानते थे, उनके परम भक्त थे, वे ही उनसे लिखवा सकते थे। उनमें अग्रणी थे भारतवर्ष के ख्यातनाम संपादक राय बहादुर जलधर सेन। वैकुंठ का वसीयतनामा, रक्षड़िया, श्रीकांत, निष्कृति तथा समाज धर्मेर आदि इनकी रचनाएं भारतवर्ष में ही प्रकाशित हुई। निष्कृति का एक अंश घरभांगा के रूप में यमुना में भी छपा। रक्षड़िया एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया। वो अत्यंत कुरूपा थी। उनकी मार्मंतक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी। परंतु ऐसा लगता है कि ये अंत ना तो पाठकों का ग्राह है और न ही लेखक को ये अच्छा लगा। विशेषकर प्रकाशक हरिदास चट्टोपाध्याय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए पुस्तक रूप में आते आते रक्षड़िया को उसके रक्षक मिल गया। ये वही वतुल था जिसे वह रूपहीना कल्याणी ने मन से वरा था। इस परिवर्तन की कैफियत देते हुए उन्होंने कहा, स्त्रियों में रूप और ना बढ़ाना ही अच्छा है। लेकिन लेखक ने अभी भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि अतुल ने ज्ञानदा से विवाह कर लिया। इसी बात को लेकर पाठक बार बार पूछते, आखिर उन दोनों का क्या हुआ? क्या उन्होंने शादी कर ली? एक दिन दो दलों में शर्त हो गई। बात शरद बाबू तक पहुंची। वो परेशानी में पड़ गए। हरिदास से बोले, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ, नहीं तो ज्ञानदा जल में डूब मरी थी। मर जाती तो बेचारा अतुल भी काली लड़की से बच जाता, लेखक प्रकाशक भी बच जाते। अब क्या जवाब दूं? रोज ऐसे पत्र आते हैं। अच्छा लिख दूं कि उसके बाद शरद बाबू को उन दोनों से भेंट नहीं हुई, इसलिए फिर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन आरक्षणीय की रक्षा करते शरद बाबू ने सिद्धांत तो बचा लिया, परंतु कला की निसंदेह क्षति हुई। ट्रेजडी में वह उपन्यास सार्थक था, फिर भी तत्कालीन समाज में परिवार के अंदर जो अत्याचार और उत्पीड़न चलता था, उसका मर्मांतक चित्र शरदचंद्र ने खींचा। उच्च वर्ग के हिंदू समाज के विवाह सामंती विधि विधान आज के लिए कितने घातक हैं, जिंदगी को वो किस प्रकार अशांत कर निष्ठुर बनाने वाले हैं, वो चीजें यही कुछ सहृदयता और संयम के साथ शरद बाबू ने चित्रित किया था। रूपहीना, पितृहीना और धनहीना ज्ञानदा और अपने चरित्र और सहनशीलता से प्रत्येक सहृदय पाठक को हिला देती थी। एक और उपन्यास वो लिख रहे थे, लेकिन पूरा हो पाता इससे पूर्व उनके प्यारे कुत्ते बुहेलू ने उसे नष्ट कर दिया। एक दिन लिखते लिखते किसी अति आवश्यक कार्य से उन्हें कहीं जाना पड़ा। जल्दी के कारण शायद कमरे में कुंडी लगाना भूल गए। लौट कर देखा उपन्यास की पांडुलिपि टुकड़े टुकड़े होकर कमरे में बिखरी है। आंखों में आंसू छलछला आए। उनके विचार में वही उनकी सर्वोत्तम कृति थी। पूरे 6 महीने पूरे निष्ठा के साथ परिश्रम करके उन्होंने उसे लिखा था। नाम था उसका मालिनी। उसको वो फिर नहीं लिख सके। इसी समय जोड़ासांकी में रविंद्र के पैतृक भवन में विचित्रा की बैठक हुआ करती। रविन्द्रनाथ और अरविंद के अलावा और भी अनेक सुपरिचित साहित्यिक कथाकार उनमें आते थे। शरद भी बीच बीच में जाते थे। उसी को लेकर एक विचित्र प्रवाद उन दिनों प्रचलित हो गया था। सुना गया कि वहाँ हर बार किसी न किसी का जूता जो है वो खो जाता है, इसलिए सभी व्यस्त हो उठे। शरद बाबू ने भी सुना। उस दिन वे अपना नया जूता पहने थे। उन्होंने चुपचाप उसे निकाल कर अखबार में लपेट लिया। कभी सत्येंद्र नाथ दत्त ये सब देख रहे थे। चुपके से रविन्द्रनाथ के कान में उन्होंने ये बातें डाल दी। कुछ देर बाद रविंद्र ने शरद से पूछा, शरद तुम्हारे हाथ में ये पैकेट कैसा है? जी ऐसी एक चीज़ है। क्या चीज़ है? कोई पुस्तक है? जी हाँ। कौन सी पुस्तक? शायद पादुका पुराण। शरद तो हतप्रभ आवाहक, लेकिन सब अट्टहास से गूंज उठे वहाँ पे। सब लोग जो है, सबको बहुत ज़्यादा हंसी आई इस चीज़ को लेके।